बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 1 जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट के हवाले से है। लास्ट मेरा लेक्चर था वो था लॉ ऑफ मास सेक्शन के हवाले से। आज हमने देखना है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो हमने केसी एक्सप्रेशन ली थी उस केसी एक्सप्रेशन का यूनिट क्या है, उस केसी एक्सप्रेशन की डिनोशन क्या है, और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि क्या तमाम केमिकल रिएक्शंस के लिए उसका यूनिट फिक्स रहता है, सेम ही आता है जवाब। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें देखें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस यूनिट्स में उसकी सबसे पहले डेफिनेशन को समझ ले कि वो इस डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है। पहली चीज वो ये कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। इसमें दो बातें आ रही हैं। पहली बात यहाँ पे एंड हो रही है। अब इस पहली बात को जरा समझ लें कि वो इस पहली बात में क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। वो इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें सबसे पहले क्या चीज देख लेंगे कि हमने प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशंस का हासिल ज़रब लेना है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट दो बार यूज हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम नाम देंगे हासिल ज़रब, और ये जो प्रोडक्ट है ये वो चीज है जिससे जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई चीज बनाते हैं तो हम उन्हें प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो अब आपने इसमें ये देखना है कि आपने मोलर कंसंट्रेशन लेना है प्रोडक्ट्स का, उसका जो हासिल ज़रब होगा। और उसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी उसका कोफिशिएंट यूज़ हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई भी कोफिशिएंट अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो जब केसी एक्सप्रेशन में आएगा उसकी पावर बन जाएगी। हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो देखें, पहली बात उसने यहाँ पर वाजे कर दी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी पावर है और उसका जितना भी मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर को आप जो भी उसका कोफिशिएंट है उसको ले लेंगे आप पावर में। इसके बाद हमने करना क्या है कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट्स ले लेने हैं। अब अगली बात में वो क्या कहना चाह रहा है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात जैसे प्रोडक्ट में की वही रिएक्टेंट में कर रहा है कि जब हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब ले रहे हैं इसी तरह से ही उसका रेशो में आएगा रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट भी लाजमी आएगा, और उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। अब ये चीज कैसे हुई ये मैं आपको आगे एग्जांपल में देता हूं। सबसे पहले देख लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट किससे किया जाता है, इसको केसी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब बात ये आती है कि क्या हर जगह हर केमिकल रिएक्शन का मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ही निकलेगा? आंसर नहीं, ये डिपेंड करता है जी उसकी कंसंट्रेशन पे। उसकी जो भी मोलर कंसंट्रेशन है उसका जो भी कोफिशिएंट है ये उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका यूनिट भी कुछ और निकलेगा, अगर मोलर कंसंट्रेशन कम है तो उसका यूनिट कुछ और निकलेगा। अब हम बात करते हैं एक जनरल सा इक्वेशन लेके मैं आपको समझा देता हूं कि देखें, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं और ये रिवर्सिबल भी है, और यहाँ पर ये जो मैं छोटे अल्फाबेट्स लगा रहा हूँ ये असल में हो रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई लाजमी करवाते हैं, तो ये वही नंबर्स ही समझ लें, इनको हम कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं। अब ये जनरल इक्वेशन होगी। अब वो इस चीज में कहना क्या चाहता है कि आपने रेशो निकालनी है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स के ऊपर आपने रेशो निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे तो जरा देख लें कि अगर हमारे पास ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स और ये हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। अब इन चीज में देखना क्या है, तो अगर आप केसी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो केसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे और उसकी पावर को रेस करेंगे जो भी कोफिशिएंट है। उसके बाद न्यूमिनेटर में आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट्स को लेके आएंगे। इनकी कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब लेना है, ना कि जमा करना है। वो कैसे है देखें, ये सी कंसंट्रेशन आ गई और ये जो इसका कोफिशिएंट यूज हो रहा है ये यहाँ पर आके केसी एक्सप्रेशन में उसकी पावर बन जाएगी। अब नेक्स्ट में इसकी डी की कंसंट्रेशन, डी मोलर कंसंट्रेशन इनटू इसकी पावर जो है, ये जो डी कोफिशिएंट यहाँ पे यूज हो रहा है ये इसकी पावर बन जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आपने करना क्या है, डिनोमिनेटर में आपने रिएक्टेंट्स को रखना है। रिएक्टेंट्स को इस तरह देखें,
ए कंसंट्रेशन पावर ए, क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और इसी तरह प्रोडक्ट ले लें जी बी कंसंट्रेशन पावर बी। तो सिंपल सा है, वो यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने ऐसी रेशो लेनी है जिसमें सबसे पहले तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उन प्रोडक्ट्स का हासिल ज़रब ले लेना है और उनका जो कोफिशिएंट है वो आपकी पावर बन जाएगी। अब नेक्स्ट में वो कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, उन रिएक्टेंट्स को करना क्या है, वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगी जब हमारे पास हासिल ज़रब आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और उनका जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक जनरल सा इक्वेशन समझा दी, और अब इसका जो यूनिट है वो भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब वो यूनिट कैसे पता किया जाता है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल से पता करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी पहली एग्जांपल है वो है जी N2H2 गिव्स अस NH3, मतलब नाइट्रोजन और हम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया और बना दिया अमोनिया गैस। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस भी नहीं है। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे किया जाएगा, देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखें नाइट्रोजन बराबर हो गए, इक्वल हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए और इधर भी 2 ही आ गए। अब देखें जरा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब इस 6 को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे आ गए और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम इधर भी आ गए। 2 नाइट्रोजन इधर भी हैं, दो नाइट्रोजन इधर भी हैं। तो हमारे पास पहली चीज तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमने सबसे पहले इसका निकालना है केसी एक्सप्रेशन। तो केसी एक्सप्रेशन निकालने के लिए करना ये होगा, आप न्यूमिनेटर में आप प्रोडक्ट्स का हासिल ज़रब लेंगे और डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट्स का हासिल ज़रब लेंगे। तो अब देखना ये है, देखें जी हमारे पास सबसे पहले ये प्रोडक्ट है तो ये NH3 लगा दिया हमने, और जो इसका कोफिशिएंट यूज हो रहा है मैंने अभी बताया है कि कोफिशिएंट उसकी पावर बन जाती है केसी एक्सप्रेशन में, तो ये उसकी पावर बन गई। अब डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स को रखना होता है। अब रिएक्टेंट 2 है तो इसका हम हासिल ज़रब लेंगे। हासिल ज़रब किस तरह, देखें N2 कंसंट्रेशन इनटू H2 कंसंट्रेशन। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है 3। अब वो जो कोफिशिएंट है वो इसकी बन जाएगी पावर। अब यहाँ पर ये चीज तो हमारी एंड हो गई। अब निकालना है नेक्स्ट में हमने इसका यूनिट। अब वो यूनिट कैसे निकलेगा, देखें जरा हमने करना क्या है, देखें हमारे पास तो केसी का जो यूनिट था, जो भी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट था वो था मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो जब जहां जहां आपको मोलर कंसंट्रेशन नजर आ रहा है वहां वहां उसका यूनिट पुट कर दें। देखें यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन है अमोनिया के लिए, तो हम यहाँ पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऐड कर देंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे। डिवाइड कर देंगे जी N2 है तो इसकी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 ही रहेगी। और इसके अलावा हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसमें भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसकी पावर हो जाएगी 3। देखें जी अब यहाँ तक चीज़ हो गई हमारी बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट में करना क्या है, इसका यूनिट कॉमन निकालना है कि इस इक्वेशन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारा यूनिट क्या निकलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए यूनिट अलग निकलता है, ये डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अब देखें जरा हम इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ बच गया 1। अब वो जो 1 बचा हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे। ऊपर 2 है, नीचे से हमने 2 काट दिए। अब नेक्स्ट में है क्या चीज, देखें तो ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास रह गया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 2। क्योंकि इसको अगर सम कर लें, ये 3 है ये 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये मैथ का रूल है, बेस सेम पावर्स ऐड। तो हमारे पास ये टोटल 4 बन जाएंगे। 4 में से जो ऊपर ठहरे हैं 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी नीचे हमारे पास बच जाएंगे 4। अब देखिए ये बटे फॉर्म में है, जब आप इसको बटे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगी। अब वो किस तरह हुआ, आपने ये चीज मैथ में पढ़ी हुई है कि अगर 1/x हो तो जब आप इसको बटे से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x की पावर -1 बन जाता है। इसी तरह सेम यहाँ पर यही कंडीशन है कि जो भी इसकी पावर है जब आप इसको बटे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर -2। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा इसका केसी एक्सप्रेशन के लिए तो वो बनेगा
पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो को ज़रब करें 3 के साथ तो जवाब 6 आएगा, और इसके अलावा अगर इस -2 को मोल के साथ ज़रब कर दें तो पर मोल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये जो अमोनिया वाली इक्वेशन है इसका जो यूनिट निकलता है वो ये है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि हमारे पास ये है कि PCl5, इसको हमने रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने के बाद ये जो PCl5 है ये टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके लिए भी सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद जाकर फिर हम इसका यूनिट निकालेंगे। अब वो केसी एक्सप्रेशन देखें हम कैसे निकालते हैं। देखिए केसी एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखना होता है, रिएक्टेंट को नीचे रखना होता है। तो हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रख रहे हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 कंसंट्रेशन। अब हर जगह कंसंट्रेशन का यूनिट पुट कर दे जो कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो अब देखें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इंटू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब बात ये आती है कि हमने यहाँ पे पावर्स क्यों नहीं ली, क्योंकि देखें साथ में कोफिशिएंट कोई यूज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमने इसकी पावर भी नहीं ली। तो अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, देखें एक तो ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया एक। तो केसी एक्सप्रेशन के लिए इस केमिकल रिएक्शन की जो केसी एक्सप्रेशन का यूनिट निकला वो निकला मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो इसी तरह से ही एक और एग्जांपल है जो कि हमने सबसे पहले इसको प्रोडक्ट बनाया था, क्योंकि PCl5 ब्रेक होकर PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। अब यही PCl3 Cl2 जो दोनों जो हैं ये रिएक्ट करके PCl5 बना रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या निकलने वाला है वो भी ज़रा देख लें। अब हमारे पास PCl5 प्रोडक्ट हो गई, तो हम PCl5 को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसके अलावा डिवाइड करेंगे PCl3 इंटू Cl2, तो इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट है जी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसका भी नीचे हर जगह पर जो भी कंसंट्रेशन है उसका वहाँ पर यूनिट पुट कर दें। तो यूनिट पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से, देखें इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बच गया 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 1 है, लेकिन जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 में हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो पर मोल DM3। तो आपके पास इसका जो केसी एक्सप्रेशन है और उसका जो यूनिट है वो ये निकला है। पेपर में वो अक्सर पूछ लिया करता है इसको घुमा के कि अगर आपके पास PCl5, PCl3 और Cl2 बना रहा है तो आपके पास केसी का यूनिट क्या निकलेगा। और इसी तर्ज पर वो ये भी चीज़ पूछ लेते हैं कि जब PCl3 और Cl2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास PCl5 बना रहे हैं और इसका यूनिट क्या निकलेगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यूनिट कोई और पढ़ा हुआ था, यहाँ पे कोई और आंसर दिए हुए हैं। तो देखिए दोनों तरह से बन सकते हैं कि PCl5 जब डिकम्पोज होने के बाद PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही चीज़ PCl3 और Cl2 दोनों क्या कर रही हैं, कंबाइन होने के बाद PCl5 में दोबारा से बन रहे हैं। तो आज हमारा जो ये चीज़ थी कि हमने देखना था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट क्या होता है। आज हमारा यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।